हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस गार्डन। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 8 पॉलिटी एनसीईआरटी का अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, लोकतंत्र और नागरिक। पहले हम एक चैप्टर कर चुके हैं, आज हम अपना दूसरा चैप्टर करेंगे। क्लियर है? काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये हमारा और अच्छा है। इसमें लोकतंत्र और नागरिक, जो हमारा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में, इसमें नागरिक की भूमिका क्या होती है, नागरिक किस प्रकार अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं थोड़ा। लोकतंत्र में जनता स्वयं अपनी सरकार निर्वाचित करती है। अपनी स्वयं सरकार निर्वाचित करने का मतलब जो हम एमपी एमएलए चुनते हैं, सांसद और विधायक, उनसे है। मतलब हम खुद अपनी सरकार चुनते हैं, हम अपने एमपी और एमएलए को संसद में भेजते हैं, जो हमारे लिए कानून बनाते हैं। क्लियर है? इन निर्वाचनों में देश को वयस्क लोग ही मतदान करते हैं। वयस्क का मतलब 18+ से है, जो 18 से ज़्यादा उम्र के हैं वही लोग वोट डाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये प्राचीन काल, जो पहले जो लोकतंत्र नहीं था, तब क्या होता था, हमारे यहाँ राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। क्लियर है? तो राजा महाराजाओं का शासन होता था, तो प्रत्येक देश में किसी व्यक्ति के विशेष नियंत्रण रहता, मतलब हर एक देश होता था, उसमें एक राजा होता था, उसका नियंत्रण नियंत्रण होता था, सब पे था वो। इसमें कोई वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन नहीं देते होते थे, जो राजा कहता था वही रूल था। क्लियर? यदि राजा योग्य और ईमानदार हुआ तो प्रजा सुखी रहती है। वहाँ पे क्या होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी होता था। मान लो एक पीढ़ी का राजा अयोग्य, उसका पुत्र जो अयोग्य है, तो अब जब उसका पुत्र राजा अयोग्य होगा तो प्रजा दुखी रहेगी, राजा योग्य होगा तो प्रजा सुखी रहेगी। तब उस समय पे एक कहावत प्रचलित थी, आप ये कहावत रट लेना, क्योंकि हमारे एथिक्स में काम में आ सकती है। क्लियर है? तो ये यथा राजा तथा प्रजा, मतलब समझिए इसका, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। क्लियर है? किंतु लोकतंत्रीय सरकार जनता की सरकार होती है, अतः लोकतंत्र के लिए यह कहावत है कि चरितार्थ होगी है, मतलब यथा मतदाता तथा सरकार। अब यथा मतदाता तथा सरकार का मतलब समझिए, मतलब मतदाता जैसा होगा सरकार वैसी होगी। अगर मतदाता समझदार होगा तो सरकार समझदार होगी, क्योंकि हम ही तो उनको चुनेंगे जो खड़े होंगे इलेक्शन पर, उनको हम ही चुनते हैं। अगर हम समझदार होंगे तो सीधी सी बात है, अगर हम समझदार हैं तो हम समझदार लोगों को चुनेंगे। इसलिए यथा मतदाता तथा सरकार। क्लियर है? वास्तव में एक उत्तम लोकतंत्री सरकार तभी संभव है जब नागरिक योग्य और ईमानदार हो। अगर हम योग्य और ईमानदार होंगे, ईमानदार का मतलब ये होता है कि हम किसी विशेष पार्टी का समर्थन न करें, हम अपनी पर्सनल हित को ध्यान में रखकर या किसी जाति वर्ग समुदाय को विशेष को ध्यान में रखकर किसी को वोट ना दें। लोकतंत्र में नागरिकों को अत्यधिक जागरूक रहना पड़ता है। उन्हें अधिकतर महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। यदि अपने देश क्षेत्रीय समस्याओं की समुचित जानकारी रहेगी तो वह निर्णय ले सकेंगे। मान लो कि हमारा जो क्षेत्र है उसके हमें समुचित जानकारी से तात्पर्य है कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था कैसी है, बिजली की व्यवस्था कैसी, सारी जानकारी रहेगी, तो हम उस हिसाब से अपना निर्णय लेंगे और वैसे ही प्रत्याशी को अपना मतदान देंगे। अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो हम ऐसे हर किसी को वोट देंगे। क्लियर है? इसलिए नागरिकों को अखबारों, टेलीविजन और सार्वजनिक सभाओं तथा अन्य संसाधनों द्वारा ज्ञान वृद्धि करनी चाहिए। आपने देखा होगा जो शहर शहर के लोग होते हैं या शिक्षित वर्ग के लोग होते हैं, तो वो रेडियो पर डिबेट जो होती हैं टीवी वगैरह पर वो सुनते रहते हैं, उनसे पता चलता रहता है कि देश में क्या चल रहा है, जिससे वो अगली सरकार चुनने में उनकी हेल्पफुल होती है। वो सरकारी नीतियों को ध्यान में रखकर वोट करते हैं। क्लियर है? लोकतंत्र से लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। मतलब ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, राइट टू स्पीच और स्पीक होता है, जो बोलने की और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत ये हमको मिलती है। क्लियर है? जिस प्रकार तुम चाहते हो लोग तुम्हारी बात समझे, उसी प्रकार तुम उनका भी दृष्टिकोण समझो। मान लो आप चाहते हैं कि जो आप कह रहे हैं आज लोग आपकी बात को समझे, तो इस प्रकार आपके पास इतना धैर्य होना चाहिए कि अगला व्यक्ति जो कह रहा है उसकी बात को भी समझने का आपके पास दृष्टिकोण होना चाहिए, मतलब धैर्यपूर्वक। उतावला नहीं होना कि नहीं तुम गलत हो, नहीं उसकी, अगर तुम चाहते हो कि तो हमारी बात कोई सुने तो तुमको भी उसकी बात सुनना चाहिए। क्लियर है? अच्छा लोकतंत्र में विरोधी दल का भी सम्मान
स्थान दिया जाता है। जो लोकतंत्र अच्छा होता है, जो विरोधी दल होता है उसका भी सम्मान होता है, क्योंकि विरोधी दल हमें बताता है हमारे अंदर की कमियाँ क्या हैं, जो हम बिल लेके आते हैं उसकी कमियों का वो मूल्यांकन करता है, इसलिए हमें उसको भी सम्मान मिलता है लोकतंत्र में। नागरिक को सरकार की क्रियाकलापों पर विचार विमर्श और त्रुटियों की आलोचना करने का अधिकार होता है। मान लो सरकार ने कोई नीति निकाली तो नागरिकों को अधिकार है उसको त्रुटियाँ निकालना, उसकी कमी निकालना। अगर उनके हित में वो कानून नहीं है तो उसके लिए आंदोलन करना। आंदोलन का मतलब इस सेंस में होता है कि सरकार की में से भूख हड़ताल करना, मतलब कोई हिंसक वारदात मत करना, किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुँचाना, इस प्रकार से विरोध करना। जैसे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, भूख हड़ताल करना, या फिर ऐसे तमाम तरीके हो सकते हैं, धरना प्रदर्शन करना, उसके माध्यम से उनको हम विरोध कर सकते हैं। ऐसे करने से उन्हें वैधानिक तथा शक्तिपूर्ण उपाय करने चाहिए। क्लियर? ऐसा लोकतंत्र जहाँ जनता अपनी कार्य कराने के लिए प्रतिनिर्वाचित करके भेजती है उसे प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कहते हैं। हमारा देश कैसा है? प्रतिनिधिमूलक है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रतिनिधि चुनकर अपनी संसद में भेजते हैं। हमारे यहाँ प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र। प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र सभी राजनीतिक दल को चुनाव में अपने अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। वे मतदाताओं को अपने कार्यक्रम के बारे में समझाते हैं। अपने कार्यक्रम के बारे में मतलब इस सेंस से है कि हम अगर जीत जाएंगे तो हम ये करेंगे, देश के लिए मुफ्त बिजली लाएंगे, या फिर बिजली ज़्यादा देंगे, बिल कम लेंगे। अपनी अपनी योजना, हम शिक्षा में कार्य करेंगे, हम स्वास्थ्य में कार्य करेंगे, अपनी योजना समझाते हैं और उसको ध्यान में रखकर हम वोट देते हैं। क्लियर है? वे जनता और सरकार के बीच एक कड़ी होते हैं। लोकतंत्र जो दल होते हैं हमारे, सरकार और जनता के बीच में खड़ी होते हैं, मतलब वो जनता से कनेक्ट होते हैं और सरकार में जाते हैं, फिर वो कानून बनाते हैं जो सब जनता पे अप्लाई होते हैं। क्लियर? एक कड़ी का काम करते हैं, क्योंकि जनता डायरेक्ट तो कानून सरकार में जा नहीं सकती है, तो वो बीच की कड़ी का काम करते हैं। सार्वजनिक हित में विभिन्न समस्याओं पर अपनाई गई सरकार नीतियों का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं। वो विधायक होते हैं, वे सरकार ने कोई फैसला लिया या तो उसका समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे। इसके अलावा स्वतंत्र उम्मीदवार भी होते हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होते और निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। मतलब कुछ उम्मीदवार होते हैं जो बीजेपी से या कांग्रेस से खड़े होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी पार्टी विशेष से नहीं होते, वो निर्दलीय होते हैं जिनका अपना चुनाव चिन्ह होता है। चुनाव आयोग उनको अलग से चिन्ह देता है। क्लियर है? जो निर्वाचित प्रत्याशी विधानमंडल का निर्माण करते हैं। क्लियर है? जिस राजनीतिक दल को विधानमंडल में सबसे अधिक स्थान प्राप्त होता है वह दलीय सरकार बनाता है। मान लो कि अगर ये बात है, विधानमंडल का निर्माण करते हैं जिनके पास, जैसे सरकार के पास है, अब उसके बाद दलों के प्रतिनिधि अल्पमत है। मान लो किसी की सरकार आ गई, पूर्ण मत है तो सरकार बन गई, ठीक है। अल्पमत है तो क्या हुआ कि दो पार्टियों ने मिलकर सरकार बना रही, ए पार्टी है, बी पार्टी है। मान लो कि 52% पर सरकार बननी है, तो मान लो 20-25% इसके हैं और एक लोगन के 27 के आसपास हो गए। क्लियर है? तो दोनों लोग मिलकर, क्योंकि सरकार बनाने के लिए हमें 52% चाहिए, ना इनके पास 52 है ना इनके पास है, ये दोनों मिलकर के सरकार बना लेते हैं। क्लियर है? एक स्थिति और हो सकती है, मान लो इनके पास 25, इनकी जगह 45 होती सीट है, इनको 7 सीटों की जरूरत है। 7 सीटें 7 लोगों जो निर्दलीय खड़े होते हैं उनको मिलाकर ये अपनी सरकार बना सकते हैं। अगर ये चाहें तो अगले दल की मदद न लें तो ये इसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। क्लियर है? ये बात है। एक अन्य स्थिति भी हो सकती है जिसमें बहुमत प्राप्त करने पर भी सबसे अधिक स्थान प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल अन्य राजनीतिक दलों तथा स्वतंत्र दलों के समर्थन से सरकार बनाता है। ये बात है ना, बहुमत प्राप्त नहीं है, अन्य राजनीतिक दल या जो निर्दलीय सरकार चुनकर आए हैं प्रतिनिधि, उनको मिलकर के सरकार बनाता है। क्लियर है? बहुमत के शासन का अर्थ है अल्पमत विचारों की अवहेलना करना नहीं होता है। बहुमत के शासन का मतलब ये नहीं होता कि मान लो अब बहुमत में है तो जो बहुमत में नहीं है उनके विचारों का अवहेलना करना, नहीं तुमने गलत कहा है, उसका मतलब ये नहीं होता है। बहुमत
दल का यह कर्तव्य है कि अल्पमत की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। वो अगर कम मात्रा में है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बात ना माने, कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए। यदि उन्होंने कोई सुझाव सही दिया है तो उनके सुझाव का सम्मान करना चाहिए। क्लियर है? अल्पमतों का यह कर्तव्य है कि वे बहुमत के निर्णयों का पालन करे। वास्तव में बस बात हो तो यह दोनों को ही जनसाधारण कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। अच्छा, जो अल्पमत वाले लोग होते हैं उनका यह भी काम नहीं कि सरकार की हर एक काम में बाधा उत्पन्न करें या टांग अड़ाएं। मतलब सीधा सेंस यही है कि अब अल्पमत सरकार ने कोई नीति निकाली, आप उसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा उनको भी नहीं करना चाहिए। दोनों का काम ये मिलजुल कर जन कल्याण के लिए कार्य करें। ठीक है, जो जनता के लिए उनको जो शपथ लेते हैं उसके पीछे निष्ठा निभाते हुए जनता के लिए कार्य करें। एक दूसरे के मार्ग में बाधा उत्पन्न न करें। हम संसद में देखते हैं कि सांसद चिल्लाते हैं, कोई रॉकेट कागज का बना के फेंक के मारता है, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए समर्थन करना चाहिए। अगर चीज़ सही है तो उसका समर्थन करो, अगर चीज़ गलत है तो उसकी विरोध करके उसकी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। अब हमारे देश में कई आम चुनाव हो चुके हैं। यदि भी सार्वभौमिक मताधिकार प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर वोट मतदान का अधिकार है, किंतु देश के सभी नागरिक को अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रयोग नहीं करने का मतलब जैसे उच्च वर्ग होता है तो वो क्या सोचता है कि मान लो कि सरकार बननी है 1 लाख वोट से बननी है, मान लो 10,000 वोट, मान लो 1 लाख वोट से मान लो बननी है, तो ये सोचते हैं कि अगर सरकार बनेगी तो हमारे 1 वोट से क्या, अगर हम 1 वोट नहीं डालेंगे तो भी जीत जाएगी, अगर सरकार अगर डालेंगे तो भी जीत जाएगी। या मेरे डालने या डालने से क्या फ़र्क पड़ता है? जो व्यक्ति जीतेगा 1 वोट से तो जीतेगा नहीं, वो जीतेगा 1 लाख वोट से या 2 लाख वोट से जीतेगा, तो हमारे 1 वोट डालने का फ़ायदा क्या है? तो इसलिए वो लोग नहीं डालने जाते हैं वोट, और फिर बाद में वही लोग जो शिक्षित वर्ग होता है सरकार का विरोध करते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जबकि वोट डालने वही नहीं जाते हैं। तो ये सही नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो लोग सोचते हैं मतदान करने में सिर्फ विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं यार नेता है, जो उन्हें करना है तो करना है, क्या अंतर पड़ेगा, 2 पार्टियां हैं, चार इसको डाल दिया उसको डाल दिया, ऐसा करते हैं, डालते नहीं है। कोई मतदाता ऐसा भी सोचने लगता है कि उस चुनाव में प्रत्याशी में उसका कोई परिचित व्यक्ति नहीं है। अभी सोचते हैं कि हमारा कोई परिचित नहीं है तो हम क्या लेना देना है वोट डाल के, नहीं जाएंगे डालने। कभी नागरिक कुल संख्या अपने मताधिकार जिनका जो मत देते हैं उनका भी कम हो जाती है, कभी बहुत कम ही लोग वोट डालते हैं। क्लियर है? अमेरिका जैसे देशों का आप इंडेक्स पढ़ेंगे तो उसमें कुल 30 से 40% ही लोग वोट डालते हैं, बाकी परसेंट लोग वोट ही नहीं डालते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, वो क्या फ़र्क पड़ता है सरकारी व्यवस्थाओं में, तो ऐसा लोग सोच लेते हैं। अब ये देखिए सब लोग वोट डालने जा रहे हैं, ये एक चित्र है, इसमें देखो महिला है, पुरुष है, ये सब लोग हैं। क्लियर है? वयस्क मतदाता, ठीक है, समान रूप से। अब तो ये अलग-अलग लाइन हो गई महिला पुरुष की। यह महसूस नहीं करते कि चुनाव में उनका ये सब कुछ नहीं है, बस वही है। ये क्लियर है, हम पढ़ चुके हैं इसे। ये थोड़ा समझ लीजिए। जब मतदाता के सामने अनेक प्रत्याशी हो तो दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। यह मतदाता की बुद्धिमत्ता, देशभक्ति, निस्वार्थ भावना का परीक्षण का समय होता है। यही वो समय होता है जब आपको सच्चे नागरिक होने का कर्तव्य निभाना होता है। सच्चे नागरिक का कर्तव्य से तात्पर्य है कि सोच समझ कर विचार विमर्श करके और जो जो किसी देश जनता के प्रति निष्ठा रखी हो किसी प्रत्याशी ने, उनके गुणों को, सामाजिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए, ना कि किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को। मान लो कोई धर्म को प्रमोट करता है, वही धर्म आपका है, उसको ध्यान में रखकर, या आपका कोई रिलेटिव उसको ध्यान में रखकर हमें वोट नहीं देना। यही हमारा वो क्षण होता है जब हमें अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाना होता है। तो बस वही सब चीज़ें हैं। राजनीतिक उद्देश्यों के कार्यक्रम में दिए होते हैं, उनको ध्यान में रखकर जो अपने कार्यक्रम चलाते हैं, जैसे मोदी सरकार है या कोई भी सरकार हो, पहले वो अपना कार्यक्रम जारी करते हैं, अगर हम जीत गए तो ऐसा करेंगे। उन कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर हमें वोट देना चाहिए। इसलिए रक्षा करने में तत्पर हो, देशवासियों की ऐसे नागरिक को देनी चाहिए, देशवासियों की रक्षा करने में तत्पर हो। जाति, धर्म या किसी क्षेत्र विशेष की भावना से प्रेरित होकर लोकतंत्र में शक्तिहीन हो जाती है। अगर हम किसी जाति, धर्म या किसी
अन्य भावनाओं को ध्यान में रखकर किसी को वोट करेंगे तो लोकतंत्र शक्तिहीन होगा। लोग एक धर्म का समर्थन करेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। क्लियर है। निर्वाचन में जो प्रत्याशी सफल होते हैं वह गलत एवं संकीर्ण भेदभाव भुला देना चाहिए। जैसे जो व्यक्ति सफल हुआ उसकी किसी से लड़ाई है या वो किसी उच्च जाति का है या निम्न जाति का है, ऊंची जाति के प्रति कोई द्वेष ना होना चाहिए। ऊंची जाति का निम्न जाति के प्रति कोई द्वेष नहीं, अपने जो निजी स्वार्थ या भेदभाव या भी जो भी हो वो सब भूल कर जनता की सेवा में लग जाना चाहिए। लोगों को समान उत्थान के दत्तचित्त हो जाना चाहिए, मतलब एकदम जनता की सेवा में डट जाना चाहिए। और किसी अपना दल छोड़कर जैसे निर्वाचित होने के बाद जो जैसे कोई इलेक्ट हो गया अब के बाद अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल होना उचित नहीं है। जैसे मान लो एक्स पार्टी है, एक्स व्यक्ति है और एक्स व्यक्ति में एक्स पार्टी है, ऐसा समझ लीजिए आप। मान लो दो ही हमारी नेशनल पार्टी है, ये बीजेपी, ये कांग्रेस। मान लो कोई व्यक्ति है यहाँ पे बीजेपी से मान लो जीत गया। क्लियर है। जीतने के बाद ये यहाँ से जैसे जीता इस व्यक्ति का यहाँ का टिकट लिया, यहीं से जीता। जैसे जीतने के बाद ये यहाँ कांग्रेस में शिफ्ट हो गया। तो ऐसा करना सही नहीं है। ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा होने लगी तो 1958 में जब राजीव गांधी की सरकार थी वो एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए। एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदल कानून। ये इस कानून में क्या था, मतलब निजी स्वार्थ को मुख्य हित को गौण बनाया जाता है। इस बात को जो हमारे संसद ने ये कानून अब ये समझिए। अतः इससे इन सब बातों के प्रति जागरूक ये समझ ये थोड़ा हम समझेंगे। ये क्या होता है, जैसे मान लो कि आप इस पार्टी से चुने और दूसरी पार्टी में आप शामिल हो गए तो आप किसी भी पार्टी सदस्य नहीं होगी, आपकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी और आपकी सीट पर दोबारा से चुनाव होंगे, क्योंकि आपने एंटी डिफेक्शन लॉ का उल्लंघन किया है। दल बदल कानून, आप दल नहीं बदल सकते। हाँ, यदि आप निर्दलीय हो तो किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं जीतने के बाद ही। अगर आप किसी पार्टी से खड़े हुए हैं तो आप नहीं बदल सकते। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोकतंत्र की रक्षा कर लोकतंत्र में कठोर परिश्रम, पारंपरिक सहयोग, ईमानदारी व निर्भर है, जातिवाद, क्षेत्रतः राजनीतिक गतिविधियों, उदासीनता की ओर समूची शिक्षा अभाव, ये सब लोकतंत्र के शत्रु, मतलब ये सब जातिवाद, ये सब शत्रु ये लोकतंत्र के। और ये भेदभाव, ये सब। क्लियर है। सफलता के लिए आवश्यक है कि इन लोगों में आस्था, एक दूसरे में आपस में आस्था हो, विश्वास हो, किसी धर्म का विरोध ना हो, एक दूसरे में आपस में भाईचारा या सहयोग की भावना होनी चाहिए। लोकतंत्र देशों की भांति भी लोकतंत्र ढंग से समस्या का समाधान करना चाहिए। मतलब जैसे लोकतंत्र देश होते लोकतंत्र ढंग से समस्या का नहीं, किसी तानाशाही पर नहीं आना चाहिए। क्लियर है। कोई मुद्दा है उसको सावधानी पूर्वक सुलझाना चाहिए। लोकतंत्र में बहुमत द्वारा किए गए निर्णयों का सम्मान किया जाता है। परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से किए जाते हैं। मान लो परिवर्तन से तात्पर्य जो अमेंडमेंट है कोई, तो शांतिपूर्ण ढंग से किए जाएंगे। कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जाए या कोई ऐसा कानून नहीं लिया जाएगा जो व्यक्ति के जीवन के अधिकार से संबंधित हो। क्लियर है। या किसी के ऐसे मान लो कोई सरकार एकदम से परिवर्तन नहीं कर सके, मतलब लोकतंत्र ढंग से समय और परिस्थिति को ध्यान में रखकर कोई परिवर्तन लाया जाएगा। लोकतंत्र में सरकार किस प्रकार होता है, सरकार का निर्माण। ठीक है। मतदाता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब आप इन पर थोड़ा विचार करिएगा। आप लिखिए नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है, इन पर थोड़ा विचार, थोड़ा समझिएगा। जो चैप्टर का कंक्लूजन है वो यही है। क्लियर है। अपने देश में लोकतंत्र व्यवस्था के सब प्रमुख बाधाएं क्या है, वही जाति आदिवाद यही बाधा है। इन पे थोड़ा आप विचार करिए। और हम ये अब कल अपना भाग 2 करेंगे स्टार्ट। भाग 1 में हमारे 2 चैप्टर थे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। भाग 2 में हम कल देखेंगे, कब चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। थैंक यू सो मच।